ओके, नाउ हम चैप्टर सेवन का रिवीजन करेंगे, ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ऑडिट कमेटी में कितने लोग होते हैं? मिनिमम 3 मेंबर होंगे, और हाफ ऑफ द बोर्ड क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा, और चेयरपर्सन क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। अगर जिसमें एसआर है तो 2/3 क्या होंगे? जिसमें एसआर शेयर इक्विटी शेयर्स है। मिनिमम 3 डायरेक्टर होंगे, एटलीस्ट 2/3, हाफ नहीं 2/3, मतलब 2/3 ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हाफ। हाँ 66% होता है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, और लिस्टेड एंटिटी जिसमें सुपीरियर राइट है उसमें ओनली सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही होंगे। ये सिर्फ ऑडिट कमेटी की बात है। और ऑल द मेंबर क्या होंगे? सारे मेंबर फाइनेंशियली लिटरेट होंगे, और एक मेंबर जो होगा, एटलीस्ट एक मेंबर क्या होगा? अकाउंट या तो फाइनेंस में एक्सपर्ट होगा, अकाउंट या फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्टीज होगा। जो चेयरपर्सन होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, और वो प्रेजेंट होगा एनुअल जनरल मीटिंग में टू रिजॉल्व द क्वेरीज ऑफ द शेयर होल्डर। और जो सीएस है वो एक्ट करेगा एज सेक्रेटरी ऑफ द कमिटी। और जो डिस्क्रिप्शन सीएस ऑडिट कमेटी क्या कर सकती है? अब एट हिज डिस्क्रिप्शन पे इनवाइट कर सकती है किसको? फाइनेंस डायरेक्टर को, हेड ऑफ फाइनेंस को, इंटरनल ऑडिटर को, रिप्रेजेंटेटिव और स्टैचुरी ऑडिटर को। और क्या मीटिंग ऑफ ऑडिट कमेटी क्या होगा? 4 मीटिंग होगी एटलीस्ट, 4 मीटिंग होगी एक साल में 4 मीटिंग होगी, नहीं इंग्लिश में बोलो, 4 मीटिंग एटलीस्ट 4 मीटिंग इन अ ईयर। द गैप बिटवीन द 2 मीटिंग डज नॉट एक्सीड 120 डेज। और कोरम कितना होगा? 2 और 1/3 होगा। कोरम क्या होगा? 2 और 1/3। बट मिनिमम कोरम की बात होगी जहाँ पे कम से कम यहाँ पे आएंगे दो इंडिपेंडेंट। सिर्फ ऑडिट कमेटी ही ऐसी है जहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आएंगे। ठीक है, ये ऑडिट कमेटी हुई। पावर्स क्या है ऑडिट की? SWS सीख कर सकता है इन्फॉर्मेशन, क्या कर सकता है? इनवाइट कर सकता है प्रोफेशनल और एक्सपर्टीज़, और आउटसाइडर से वो रेलिवेंट एक्सपर्टीज़ ले सकता है, ऑब्टेन कर सकता है लीगल और प्रोफेशनल एडवाइस, और इन्वेस्टिगेट कर देगा एक्टिविटीज़ विद टर्म्स ऑफ रेफरेंस। ठीक है, रोल ऑफ ऑडिट कमेटी का रोल क्या है? ऑडिट कमेटी क्या करेगी? वो रिव्यू करेगी कि भैया जो हमारी यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हो फंड्स का, लोन्स का, वो रिव्यू करेगी यूटिलाइजेशन, लोन्स इन्वेस्टमेंट्स और एडवांसेस जो किसने दिए? होल्डिंग कंपनी ने दिए। और उसका देखेगी जो सब्सिडी कंपनी को, होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी को दिए जिस 100 करोड़ से ऊपर है 10% ऑफ एसेट साइज, 100 करोड़ से ऊपर है 10% ऑफ एसेट साइज किसका? सब्सिडी का। इसमें से जो लोअर है, अगर ये ऐसा कुछ है तो वो देखेगी, रिव्यू करेगी कि भैया इन्वेस्टमेंट हमारे लोन्स और एडवांसेस कहाँ पे ये यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको रिव्यू करेंगे। वो रिव्यू करेगी मैनेजमेंट के साथ ऑडिटर्स रिपोर्ट। मैनेजमेंट के साथ ऑडिटर्स रिपोर्ट बिफोर सबमिशन ऑफ बोर्ड रिपोर्ट। क्या कि भैया जो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट है वो बोर्ड रिपोर्ट में इंक्लूड हो गई हो, है ना। मैटर थे डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट से वो बोर्ड रिपोर्ट में इंक्लूड हो गई हो। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी जो आप क्या कर रहे हो? अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिस जो अप्लाई कर रहे हो आप, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़, अगर कोई चेंज है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में तो। और एस्टिमेशन, मेजर अकाउंटिंग एंट्रीज इन्वॉल्व्स एस्टिमेशन, जो अकाउंटिंग एंट्रीज होती है उसमें एस्टिमेशन इन्वॉल्व होती है। और जजमेंट किसकी? मैनेजमेंट की। ठीक है, और सिग्निफिकेंट एडजस्टमेंट, अकाउंटिंग चेंजेस इन अकाउंटिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज़, फिर एस्टिमेट करा मैनेजमेंट ने, और फिर एडजस्टमेंट, फिर क्या करना है रिपोर्ट में? क्या करना है हमें? मॉडिफाइड ओपिनियन इन ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट, और कंप्लायंस करना है किसका? लॉ रेगुलेशन कंप्लायंस विद लिस्टिंग एंड अदर लीगल रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी। एक और बार बोल दो तो क्या क्या इंक्लूड करना है डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में? डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में फिर जो
उसमें चेंजेस है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में ड्यूरिंग द ईयर और रीज़न फॉर द सेम, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड रीज़न फॉर द चेंज, और जो मैनेजमेंट ने एस्टिमेशन लगाया और उसकी एडजस्टमेंट मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आउट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, सिग्निफिकेंट एडजस्टमेंट जो आपने करी है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फिर क्या करो, मॉडिफाइड ओपिनियन और ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट दे दो। फिर कंप्लायंस करो लॉ रेगुलेशंस का, कंप्लायंस विद लिस्टिंग एंड अदर रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू स्टेटमेंट और डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी। रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर, अगर रेजिग्नेशन ऑडिटर करता है तो क्या, अगर वो विद इन 45 डेज करे फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर, तो उसको लास्ट क्वार्टर की ऑडिट रिपोर्ट, और ऑडिट रिपोर्ट नहीं क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं लिमिटेड रिव्यू और ऑडिट रिपोर्ट फॉर सच क्वार्टर। लिमिटेड रिव्यू और ऑडिट रिपोर्ट अगर वो 45 डेज के बाद करता है तो लास्ट क्वार्टर का तो करेगा ही करेगा, वो नेक्स्ट क्वार्टर का भी करेगा, और लिमिटेड रिव्यू और ऑडिट रिपोर्ट। और आफ्टर 45 डेज करता है एंड ऑफ द क्वार्टर ऑफ फाइनेंस, देन ऑडिटर शेल बिफोर द रेजिग्नेशन, क्या हम रेजिग्नेशन से पहले वो इश्यू करेगा लिमिटेड रिव्यू और ऑडिट रिपोर्ट फॉर सच क्वार्टर। अगर ऑडिटर क्या करता है, रिज़ाइन करता है 3 क्वार्टर के बाद, तो उसे लिमिटेड रिव्यू पूरे साल की और ऑडिट रिपोर्ट पूरे साल की देनी पड़ेगी, और ये सेक्शन अगर वो बंदा डिस्क्वालीफाइड हो गया तो नहीं लगेगा। लास्ट ईयर एज वेल एज ऑडिट रिपोर्ट, लास्ट क्वार्टर एज वेल एज ऑडिट रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी, लास्ट क्वार्टर एज वेल एज ऑडिट रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी। दिस प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। रिपोर्टिंग टू स्टॉक एक्सचेंज, अगर ऑडिटर ने क्या करा है, ऑडिटर ने रिज़ाइन करा है और तो आपको विद इन 24 आवर्स ऑफ रीजंस आपको बताने पड़ेंगे। जब आपको मिलेगा तो विद इन 24 आवर आप रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को बता देना, एज सुन एज बट नॉट लेटर 24 आवर रिसीट ऑफ रेजिग्नेशन फ्रॉम ऑडिटर। अदर कंडीशन क्या है, कंसर्न, ऑडिटर की कंसर्न है कि भैया जो मैनेजमेंट है और वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, ये मैनेजमेंट है विथ मैनेजमेंट, कंसर्न क्या है मैनेजमेंट के साथ कि वो नन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन और कोऑपरेशन नहीं कर रहा मैनेजमेंट के साथ, तो ऑडिटर वो ऑडिट कमेटी को बता देगा और ऑडिट कमेटी क्या करेगी, उस पर एक्शन लेगी विदाउट द वेटिंग फॉर ऑडिट मीटिंग, वेट फॉर द क्वार्टरली मीटिंग। तो चेयरमैन, ऑडिटर अप्रोच करेगा चेयरमैन को ऑफ ऑडिट कमेटी एंड ऑडिट कमेटी रिसीव कंसर्न, ठीक है। फिर अगर ऑडिटर क्या करता है, रिज़ाइन करता है, तो ऑल कंसर्न ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ ऑडिट कमेटी। अगर ऑडिटर क्या करता है, रिज़ाइन करता है, तो सारी कंसर्न हम ऑडिट कमेटी को नोटिस में ले आएंगे। अगर रेजिग्नेशन नॉन रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है, इन्फॉर्म कर देगा कि इसको अकाउंट डिटेल इंफॉर्मेशन जो उसने ली थी नॉट प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट। कंसीडर करेंगे डेलिब्रेशन, डेलीबरेट करेंगे बाय ऑडिट कमेटी, कम्युनिकेट कर देंगे मैनेजमेंट को। प्रैक्टिस CS क्या करेगा, एनुअल सर्टिफाइड करेगा। फॉर्मेट ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी ऑब्टेन्ड, मैंडेटरी रिव्यू में क्या है, मैंडेटरी रिव्यू में आपको देखना है कि भैया मैनेजमेंट डिस्कशन एंड MRD है ना, MDA मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ क्या CR, सी मतलब अरे यार मैनेजमेंट डिस्कशन ऑफ C मतलब R मतलब कंडीशन एंड रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, फाइनेंशियल कंडीशन एंड रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। फिर जो इंटरनल कंट्रोल वीकनेस, मैनेजमेंट की रिपोर्ट एंड इंटरनल कंट्रोल वीकनेस, रिपोर्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल वीकनेस जो किसने इशू करी है, इंटरनल और स्टैच्यूटरी ऑडिटर ने, और इंटरनल कंट्रोल रिपोर्ट ऑन इंटरनल कंट्रोल वीकनेस इशूड बाय इंटरनल ऑडिटर। फिर क्या कर सकते हैं, और हमें देखते हैं अपॉइंटमेंट रिमूवल और टर्म्स ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर नहीं, इंटरनल CIA चीफ इंटरनल ऑडिटर। फिर स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन देखते हैं, हमें क्वार्टरली नहीं मंथली, क्या है, हमें क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन चाहिए इंक्लूडिंग रिपोर्ट ऑफ मॉनिटरिंग एजेंसी अगर कोई है तो,
ठीक है। और हमें एनुअल स्टेटमेंट चाहिए और डेविएशन ऑफ फंड विच वॉज deviation of fund other than the purpose utilize other than the purpose in the document, ऐसी कुछ है। annual statement fund utilized for the purpose other than stated in offer document, ठीक है। ऑडिटर शेल चेक, ऑडिटर क्या करेगा, वो मिनट बुक देखेगा, क्या देखेगा, मिनट बुक देखेगा। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटीज MDA का फॉर्म देखेगा, सेगमेंट वाइज ब्रेकअप देखेगा। ऑडिटर का मिनट बुक देखेगा, एजेंडा पेपर, डायरेक्टर रिपोर्ट और MDA फॉर्म, ठीक है। नॉमिनेशन एंड रेमुनेशन कमेटी, नॉमिनेशन क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे एंड रेमुनेट करेंगे, रेमुनेशन। तो इसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर होंगे और इसमें कितने इंडिपेंडेंट होंगे ये आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट मिनिमम 3 डायरेक्टर तो ही है, मिनिमम 3 मेंबर तो ही है, एटलीस्ट 3 डायरेक्टर, और सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव होंगे और एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। ना 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 एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये क्या, 2/3 ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी, नॉमिनेट एंड रेमुनरेशन। ऑडिट कमेटी में कितने थे, उसमें थे तुम्हारे, अगर ऐसा उसमें थे तुम्हारे इंडिपेंडेंट तो तुम्हारे ऑडिट कमेटी में 2/3 ही थे, 2/3 मेंबर इंडिपेंडेंट होंगे, 3 होंगे, 2/3 इंडिपेंडेंट होंगे। सेम एज ऑडिट कमेटी, ठीक है। फिर चेयरपर्सन कौन होगा, चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। चेयरपर्सन क्या होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। चेयरपर्सन क्या होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, ठीक है। फिर आपको नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी आ गए। तो इसमें चेयरपर्सन क्या होगा, चेयरपर्सन होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और चेयरपर्सन जो कंपनी का चेयरपर्सन होगा वो क्या नहीं कर सकता, वो मेंबर तो बन सकता है पर चेयरपर्सन नहीं बन सकता कमेटी का। और आपको जो चेयरपर्सन होगा वो मे भी प्रेजेंट हो सकता है इन AGM टू रिजॉल्व द क्वेरीज ऑफ शेयर होल्डर। और क्या रह गया, 1 साल में तो एटलीस्ट आपको मिलना है नॉमिनेशन एंड रेमुनेशन कमेटी। अब फंक्शन क्या है नॉमिनेशन एंड रेमुनेशन कमेटी के, फंक्शन बता, नॉमिनेशन एंड रेमुनेशन उसका काम क्या है। फिर वो क्या करेगा, सबसे पहले फॉर्मुलेट करेगा क्राइटेरिया, किस लिए, कि डिटरमाइन करेगा क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, क्वालिफिकेशन डिटरमाइन करने के लिए, किस लिए फॉर्मुलेट करेगा, ओके, फॉर्मुलेट करेगा क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग, किस लिए, क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपर्टीज, इंडिपेंडेंस डायरेक्टर की, और रिकमेंड कर देगा बोर्ड को उसका रिलेटिंग टू नॉमिनी और रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर, KMP और अदर, ठीक है। अब जब आपने उसको क्या कर लिया, चलो आपने अपॉइंट कर लिया, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसका परफॉर्मेंस देखोगे, ठीक है। इवेल्युएट करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड बोर्ड, ठीक है। चलो परफॉर्मेंस देख लिया आप, उस परफॉर्मेंस उसका हो गया तो अब क्या कंटिन्यू करेगा वो, कंटिन्यू पे हम क्या करेंगे, वेदर क्या हमें कंटिन्यू करना है द टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, और ऑन अ बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन, क्या हमें टर्म्स कंटिन्यू करना है किसकी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन जो हमने किया है। चलो हमने कंटिन्यू कर लिया, तो हम क्या एक तैयार करेंगे पॉलिसी ऑफ बोर्ड डाइवर्सिफाई, एक पॉलिसी डिटरमाइन करेंगे जो बोर्ड डाइवर्सिफाई कर सके। फिर आइडेंटिफाई करेंगे पर्सन जो भैया डायरेक्टर बन सके और उसमें कैपेबिलिटीज़ हो, तो क्वालिफाई टू बी डायरेक्टर अपॉइंटेड इन सीनियर मैनेजमेंट। हम आइडेंटिफाई करेंगे पर्सन जो क्वालिफाइड टू बी डायरेक्टर एंड अपॉइंट इन सीनियर मैनेजमेंट, ठीक है। चलो हमने ये भी कर लिया। फिर रिकमेंड कर देंगे बोर्ड को ऑल रेमुनरेशन आपको कितनी देनी है, वट एवर पेबल टू सीनियर मैनेजमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ गया, हमारा ख़त्म हो गया। फिर एक आते स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, आपको स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी
जिस पे वो स्टेक होल्डर क्या देखेंगे, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी वो लुक करेंगे वेरियस एस्पेक्ट्स पे, जैसे हो गया इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर और सिक्योरिटी होल्डर। क्या करेंगे, लुक आफ्टर करेंगे इंटरेस्ट किस पे है। जो चेयरपर्सन होगा, चेयरपर्सन, ठीक है, जो चेयरपर्सन होगा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा, और वो प्रेजेंट होगा एजीएम में टू आंसर द क्वेरीज ऑफ शेयर होल्डर। ठीक है, तो चेयरपर्सन में, और ये कितने मेंबर होंगे, 3 मेंबर होंगे और एक इंडिपेंडेंट होगा। अगर सिक्योरिटी एसआर इक्विटी शेयर्स हैं, एसआर इक्विटी शेयर्स है तो 2/3 इंडिपेंडेंट होंगे और एक साल में एक बार मिलेंगे। रोल क्या होगा, वो भैया वो रिजॉल्व करेंगे क्या, ग्रीवेंस ऑफ सिक्योरिटी होल्डर। जैसे कि भैया उसको बोर्ड मीटिंग का नोटिस नहीं, सिक्योरिटी होल्डर है भाई, बोर्ड मीटिंग कहाँ से मिल जाएगा। तो जैसे उसको एनुअल रिपोर्ट नहीं मिली और उसको डिविडेंड नहीं मिला, बाकी चीज़ें, और कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट नहीं मिला, इशू नहीं हुए न्यू और डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, जनरल मीटिंग का नोटिस नहीं मिला। ठीक है, ये हो गया। फिर हम देखेंगे कि रिव्यू करेंगे इफेक्टिव आप एक्सरसाइज कैसे कर रहे हो वोटिंग पावर। हम मेजर्स देखेंगे कि आपने क्या क्या मेजर लिए हैं, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, इफेक्टिव एक्सरसाइज ऑफ वोटिंग राइट्स। ठीक है, और ये भी हम रिव्यू करेंगे कि आपने कौन से सर्विस स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करे हुए हैं, ताकि आप क्या कर सको, जो रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफ़र एजेंट की सर्विसेज दे सको। शेयर ट्रांसफ़र एजेंट और रजिस्ट्रार सिंपल सी है। और फिर रिव्यू करेंगे वेरियस इनिशिएटिव जो आपने लिए हैं, ताकि आप क्या करो, जल्दी क्वेरीज रिजॉल्व कर दो। रिड्यूसिंग द क्वांटम ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड, क्या करो, रिड्यूस कर दो कि क्वांटम कितने अनक्लेम्ड डिविडेंड है उसको रिजॉल्व कर दो, आपने क्या मेजर्स लिए हैं। और डिविडेंड, इंश्योरिंग टाइमली रिसीट ऑफ डिविडेंड, वारंट, एनुअल रिसीट और नोटिस बाय द स्टेक होल्डर ऑफ द कंपनी। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। अब रिस्क है तो बोर्ड है, यहाँ पे क्या होंगे, मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, मिनिमम 3 मेंबर होंगे, बट मेजॉरिटी क्या होगा, बोर्ड होगा, और एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो चाहिए। और अगर शेयर इक्विटी शेयर्स है, एसआर इक्विटी शेयर्स है, तो आपको क्या करने पड़ेगा, 2/3 रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब रिस्क है तो आपको 2 बार तो मिलना पड़ेगा, और 2 मीटिंग के बीच में 180 डेज से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। और कोरम कितने होंगे, 2 और 1/3 होंगे, नॉट मोर देन कोरम 2 और 1/3 होंगे। और ये सिर्फ एप्लीकेबल किस पे, 1000 टॉप लिस्टेड एंटिटीज़ एंड हाई वैल्यूड एंटिटीज़ पे। ध्यान रखना है किस पे एप्लीकेबल है, लिस्टेड एंटिटीज़ और हाई वैल्यूड एंटिटीज़। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, इसकी, वो मैंडेटरी इंक्लूड करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शन, इट्सल पावर, उनके पास पावर के भैया क्या ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं किससे, एम्प्लॉइज से, और आउटसाइडर से क्या कर सकते हैं, क्या एक्सपर्ट ले सकते हैं, आउटसाइड लीगल और अदर प्रोफेशनल एडवाइस ले सकते हैं, और सिक्योर कर सकते हैं अटेंडेंस आउटसाइडर का विद रेलिवेंट एक्सपीरियंस के साथ। रोल क्या है ऑडिट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का, रोल क्या है, रोल बताओ, रोल। तो एक फ्रेमवर्क बनाएंगे, एक फ्रेमवर्क आइडेंटिफाई करेंगे जो इंटरनल और एक्सटर्नल होगा। चलो पहले आइडेंटिफाई कर लिया फ्रेमवर्क जो स्पेसिफिकली फेस्ड कर सकता है, जो इंटरनल और एक्सटर्नल रिस्क फेस करता है, कौन, लिस्टेड एंटिटीज। ठीक है, फिर जैसे उसमें क्या क्या हो सकता है, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, सेक्रेटेरियल और साइबर सिक्योरिटी रिस्क। ठीक है, फिर हमको उस पर मेजर्स लेंगे ताकि हम क्या कर सकें, उसको कंट्रोल कर सकें, रिस्क को मिटिगेट कर सकें, इंक्लूडिंग उसमें प्रोसेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, और फिर बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान करेंगे। ठीक है, अब ये चीज़ को इंश्योर करने के लिए हम अप्रोप्रिएट मैथोलॉजी लगाएंगे, भैया सिस्टम और प्रोसेस क्या हो, प्लेस पे हो, हमारा प्रॉपर प्लेस पे हो, ताकि हम मॉनिटर और क्या कर सकें, उसको इवैल्यूएट कर सकें, रिस्क को जो एसोसिएटेड है बिजनेस के साथ। ठीक है, जब हमने मॉनिटर और इवैल्यूएट कर लिया, फिर हम मॉनिटर और ओवरसी करेंगे क्या चीज़ को, उसको मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ को, इंक्लूडिंग इवैल्यूएशंस एडुकेसी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, फिर पीरियोडिकली रिव्यू कर लेंगे एटलीस्ट 2 once in a year, इंक्लूडिंग द कंसीडरिंग
डायनेमिक और कोई कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व होगी तो चेंज होगा कोई तो। और हम बोर्ड को क्या करते रहेंगे, इन्फॉर्म करते रहेंगे कि भैया हमने कैसा नेचर और कंटेंट डिस्कशन करा है, रिकमेंड कर देंगे। और एक्शन हमने जो लिया है, हमने कैसे नेचर और कंटेंट हमने जो डिस्कशन करा था, जो रिकमेंडेशन थी और एक्शन जो हमने लिए, और अपॉइंट और रिमूव और टर्म्स ऑफ रेमुनरेशन कौन डिसाइड करेगा, चीफ रिस्क ऑफिसर का। ये बोर्ड से अप्रूव होगा और बोर्ड ही बताएगा इसको, सब्जेक्ट टू रिव्यू बाय रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। तो शैल बी कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज अदर। तो यहाँ पे ये ख़त्म होता है। और फिर नेक्स्ट में आते हैं हम, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड। बोर्ड का कंपोजिशन कैसे होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोर्ड अगर लिस्टेड है तो एक वुमेन डायरेक्टर तो चाहिए, एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर तो चाहिए, एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर चाहिए। नहीं, एक वुमेन डायरेक्टर चाहिए, एटलीस्ट एक वुमेन डायरेक्टर चाहिए। और अगर लिस्टेड एंटिटी है तो एटलीस्ट टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी है तो लिस्टेड पे ही लगता है लोडिया, एक वुमेन डायरेक्टर चाहिए। अगर टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज़ है तो इंडिपेंडेंट वुमेन चाहिए, हमें इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर चाहिए। और 50% ऑफ बोर्ड क्या होगा, नॉन एग्जीक्यूटिव होगा। 50% ऑफ बोर्ड क्या होंगे, नॉन एग्जीक्यूटिव होंगे। और जो नॉन एग्जीक्यूटिव होंगे, जो 75 ईयर से ज़्यादा नहीं अपॉइंट हो सकते, नॉन एग्जीक्यूटिव होंगे 75 ईयर से ज़्यादा अपॉइंट नहीं हो सकते। अगर आपने एसआर पास कर लिया तो आप अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, अगर आप लिस्टेड में हो और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो तो 3 से 5 से ज़्यादा नहीं जा सकते, 3 से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव WTD और मैनेजिंग डायरेक्टर हो तो लिस्टेड एंटिटी में 3 से ज़्यादा क्या नहीं रख सकते डायरेक्टरशिप, क्योंकि भैया काम कैसे संभालोगे। और अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो 7 एंटिटीज़ में लिख सकते हो, ठीक है, 7 एंटिटीज़ में आप डायरेक्टर बन सकते हो। चेयरपर्सन क्या होगा भैया, बोर्ड है, बोर्ड ध्यान रखना, बोर्ड है। चेयरपर्सन भी तुम्हारा ऑडिट कमेटी नॉन एग्जीक्यूटिव होगा। और 1/3 क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, 1/3 इंडिपेंडेंट होंगे। अगर चेयरपर्सन क्या है, अगर चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो 1/3 चाहिए इंडिपेंडेंट बोर्ड में। अगर चेयरपर्सन क्या है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो बोर्ड से रिलेटेड है या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है या कोई भी रिलेशन है इससे, किससे, प्रमोटर और पर्सन ऑक्यूपाइंग से रिलेटेड है, प्रमोटर और पर्सन ऑक्यूपाइंग द बोर्ड पोजीशन, तो हाफ ऑफ क्या होगा, 1/2 बोर्ड इंडिपेंडेंट होगा। ऐसे एक बार और रिपीट कर लो, एक वुमेन चाहिए, 1000 लिस्टेड टॉप लिस्टेड होगी तो आपको चाहिए एक वुमेन और एक इंडिपेंडेंट वुमेन चाहिए। और बोर्ड क्या होगा, बोर्ड होगा आपके में मिनिमम 3 होंगे, इसमें बोर्ड नहीं बोला, मिनिमम 3 वीरी कुछ नहीं बोला, इसमें बोला है आपको 50% बोर्ड क्या होंगे, 50% बोर्ड नॉन एग्जीक्यूटिव होंगे, नॉन एग्जीक्यूटिव। और जो चेयरपर्सन होगा वो नॉन एग्जीक्यूटिव होगा। चेयरपर्सन क्या होगा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा। और 1/3 क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। और अगर आपको 75% से ज़्यादा 75 ईयर से ज़्यादा का एज का रखना है बंदे को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको SR पास करना पड़ेगा। और अगर आप लिस्टेड एंटिटीज़ में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो तो आप 7 से ज़्यादा में नहीं रह सकते। और अगर आप नॉन एग्जीक्यूटिव हो तो आप 3 से ज़्यादा लिस्टेड एंटिटी में डायरेक्टर नहीं हो सकते। 7 में रह सकता एमटीटी WT चेयरपर्सन है। और अगर जो चेयरपर्सन है वो नॉन एग्जीक्यूटिव है तो 1/3 आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा बोर्ड में, ठीक है। और अगर चेयरपर्सन क्या है, नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं है, मतलब वो क्या है, वो एग्जीक्यूटिव है, WTD है, एग्जीक्यूटिव है, सीधा नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं है। प्रमोटर है, या तो प्रमोटर से रिलेटेड है या तो कुछ और है, तो जो लेवल होगा 1/2 का बोर्ड वो इंडिपेंडेंट होगा। टॉप 2000 जो लिस्टेड एंटिटी हुई उसमें एटलीस्ट 6 डायरेक्टर तो होने ही चाहिए। आपको शेयर होल्डर की अप्रूवल लगेगी। आप अपॉइंटमेंट अगर बोर्ड में कोई अपॉइंट कर रहे हो और बट वो रिजेक्ट हो चुका है पहले, वो नहीं
अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर की चाहिए फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड। अगर आप बोर्ड में अपॉइंट कर रहे हो तो अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर की चाहिए 3 मंथ्स और नेक्स्ट AGM विच अवेज अर्लियर। और अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट किसी एज अ कर रहे हो MD WDD और मैनेजर। अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट किसी कर रहे हो किसकी MD WDD एंड मैनेजर, और वो रिजेक्ट हो गया है तो आपको शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए। बस रिजेक्टेड अर्लियर, पहले रिजेक्ट हो गया था तो आपको शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए पहले। अगर SR इक्विटी शेयर है तो आप सेम वही क्या हाफ ऑफ बोर्ड इंडिपेंडेंट होगा। और लिमिटेड रिव्यू सारी एंटिटीज़ का होगा जिसका अकाउंट कंसोलिडेटेड होता है, जिसका CFS बनता है उसका लिमिटेड रिव्यू होता है तो आपको करवाना पड़ेगा। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्वालिफिकेशन वैसी ही है जैसे कि कंपनीज एक्ट में। और आप 2% से ज़्यादा कितने 2% और मोर, अब मतलब कि 1.99 से कम होल्ड करते 1.99 होल्ड करते हो तो 1.99% होल्ड करते हो तो आप बिल्कुल बन सकते हो इंडिपेंडेंट। अगर उससे ज़्यादा इक्विटी शेयर्स होल्ड करते हो तो आप नहीं बन सकते, ठीक है, नहीं बन सकते इंडिपेंडेंट। ऑल राइट रेम्युनरेशन टू डायरेक्टर, ठीक है, रेम्युनरेशन ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, डायरेक्टर का रेम्युनरेशन आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्या कि पिक्यूनरी कोई ट्रांजैक्शन है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के साथ और लिस्टेड पिक्यूनरी ट्रांजैक्शन है बिटवीन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और कंपनीज के साथ लिस्टेड एंटिटीज़ के साथ, आप डिस्क्लोज कर दो एनुअल रिपोर्ट में। और क्राइटेरिया बताओगे आप पेमेंट का नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, ठीक है। फॉलोइंग आपको एडिशनल डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे किस चीज़ के, जो भी एलिमेंट्स है किसमें डायरेक्टर के रेम्युनरेशन में जो भी एलिमेंट्स है, सैलरी, बेनिफिट, ESOP, बोनसेस, स्टॉक, ऑप्शन प्लान, पेंशन एक्सेट्रा, इस आपको सब कुछ अलग अलग आपको इंडिविजुअली डायरेक्टर को समराइज करना पड़ेगा। और उसमें से आपको ये भी बताना पड़ेगा फिक्स्ड कंपनसेशन और परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव कितना है, अलॉन्ग विथ परफॉर्मेंस क्राइटेरिया क्या रखा है आपने। और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है तो कोई नोटिस पीरियड आपको वो भी बताना पड़ेगा। और स्टॉक ऑप्शन की डिटेल देनी पड़ेगी, क्या आपने नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा आपने डिस्काउंट पे इशू कर रखे हैं, डिस्काउंट पे इशू करोगे पीरियड कितना होगा, वेदर क्या आपने डिस्काउंट पे इशू करे थे, जो पीरियड जो आपने लिया हुआ है एक्सरसाइजेबल वो भी आपको बताना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये रेम्युनरेशन थ्रू डायरेक्टर है। और आते हैं अप्रूवल ऑफ रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन की अप्रूवल कौन करेगा भैया, मेंबर्स ही कर सकते हैं। रेम्युनरेशन की अप्रूवल कोई भी फीस जो कंपनसेशन है जिसको किसको मिलेगा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो बोर्ड रिकमेंड करेगा, फिर मेंबर से अप्रूवल लिए जाएगी, मेंबर से अप्रूवल लेंगे और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन करवाएंगे और अप्रूवल ऑफ स्पेसिफाई कर देगा ESOP पर एनम फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव। और अगर आप अप्रूवल ले रहे हो तो आपको बता देना है कि जो ESOP लिए हैं किसने, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने, वो बता देना कि कितना पर एनम मिल रहा है। और हर साल आपको SR पास करना पड़ेगा। क्यों, अगर कोई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की सैलरी 50% ऑफ टोटल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से है तो आपको SR पास करना पड़ेगा। एनुअल रेम्युनरेशन बोलो, सैलरी मत बोलो, ऑफ टोटल ऑल एन एग्जीक्यूटिव। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर स्टॉक ऑप्शन के लिए इंटाइटल नहीं होते, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर स्टॉक ऑप्शन के लिए इंटाइटल नहीं होते, कोई भी अप्रूवल नहीं लगेगी सिटिंग फीस के लिए, आपको कोई भी अप्रूवल नहीं लेनी है सिटिंग फीस के लिए। और SR चाहिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और प्रमोटर और पार्ट ऑफ प्रमोटर। अगर सिंगल ED है वो क्या ले रहा है 2.5% और 2.5% ऑफ नेट प्रॉफिट और 5 करोड़ का रेम्युनरेशन ले रहा है, इसमें से जो हायर है तो आपको SR पास करना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक से ज़्यादा ED है और आप क्या ले रहे हो 5% से ज़्यादा नेट प्रॉफिट ले रहे हो तो मतलब सारे जो नॉन एग्जीक्यूटिव है रेम्युनरेशन और 5% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज़्यादा है तो आपको SR पास करना पड़ेगा। ध्यान रख लो, यहीं पे क्वेश्चन बनेगा, यहीं पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ऑडिट प्रोसीजर क्या करोगे, ऑडिट प्रोसीजर, लेट मी चेक दिस। ओके, ऑडिट प्रोसीजर कर रहे हैं अब। ऑडिट प्रोसीजर किस चीज़ का ऑडिट प्रोसीजर है कि भैया हम ये जो सारी चीज़ें हैं अप्रूवल ऑफ रेम्युनरेशन इन्होंने वैसे करा है नहीं करा। तो सबसे पहले बोर्ड मीटिंग के मिनट्स देख लो, बोर्ड मीटिंग के शेयर होल्डर्स के मिनट्स देख लो, रेलेवेंट एजेंडा पेपर देख लो, नोटिस देख लो, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, वेदर क्या जो रेम्युनरेशन था एनईडी का हैज़ बीन डिसाइडेड बाय बोर्ड आफ्टर रिसीविंग अप्रूवल
इन जनरल मीटिंग देख लो कि भैया पहले शेयर बोर्ड का रेलिवेंट डॉक्यूमेंट देख लो, बोर्ड का बोर्ड मीटिंग मिनट्स देख लो, मिनट्स ऑफ बोर्ड शेयर होल्डर्स मीटिंग और रेलिवेंट एजेंडा पेपर कि क्या जो बोर्ड ने रेमुनेशन डिसाइड किया था, आपका अप्रूवल लिया था, अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर का एसआर, अप्रूवल कहाँ से देंगे, एसआर से ही देंगे। ऑब्टेन एवरी ईयर, आपको एवरी ईयर करना है। अगर रेमुनरेशन पेबल है सिंगल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को एक्सीड कर रहा है 50%, तो अप्रूवल ऑफ एसआर देख लो। अगर किसी सिंगल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को 50% से ज़्यादा रेमुनरेशन मिल रहा है ऑल अदर डायरेक्टर से, ऑल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से, तो वहाँ पे एसआर पास करा हुआ है कि नहीं करा हुआ है। अगर रेफर कर लो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी वेयर अप्रूव, और ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन, ऑडिटर को क्या है, टू रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द बोर्ड ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्या कर देगा, रिपोर्ट कर देगा बोर्ड ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ऑडिटर को क्या है, एग्जामिन करना है रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस to be in annual report or ascertain whether the same contain disclosure with respect to remuneration of director compensation correlated data in the financial statement। देखो यहाँ पे क्या करना है, अब क्या कर लो, पहले एग्जामिन कर लो बोर्ड का रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट है वो देख लो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट है वो देख लो, और क्या करो, पता करो कि जो सेम कंटेंट है डिस्क्लोजर का विद रिस्पेक्ट टू रेमुनरेशन और डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव का, ये को रिलेट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। ठीक है, जो नॉन एग्जीक्यूटिव का डायरेक्टर का रेमुनरेशन है और उसमें जो लिखा हुआ है क्या वो को रिलेट करता है विद डेटा ऑफ एफएस। ठीक है, जहाँ पे ये ख़त्म हो गया, अब आते हैं बोर्ड मीटिंग्स पे। बोर्ड मीटिंग कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, और दोनों के इनके बीच में कितना 120 डेज से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। कोरम 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 बोर्ड मीटिंग की बात है तो कोरम होगा 3 और 1/3, 3 और 1/3 इसमें से जो हायर है ये अनोखा है आपके पास, इंक्लूडिंग एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो होना ही चाहिए, और वर्चुअल और ऑडियो विजुअल मीन्स काउंटेंट होंगे कोरम में, वर्चुअल और ऑडियो विजुअल मीन्स काउंट होंगे कोरम के। डायरेक्टर, जो डायरेक्टर है 10 कमेटी का मेंबर बन सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बन सकता, और 5 चेयरपर्सन बन सकता है कमेटी का पब्लिक लिमिटेड कंपनी। 10 कमेटी का चेयर मेंबर बन सकता है 10 कमेटी का, और 5 कमेटी का क्या बन सकता है, 5 कमेटी का। ठीक है, फिर जो कमेटी में कौन कौन सी आएगी, ऑडिट कमेटी और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। ऑडिट कमेटी और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी सबसे बड़ी कमेटी, और स्टेक होल्डर। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एटलीस्ट एक बोर्ड मीटिंग रखेगा फाइनेंशियल ईयर में, जो विदाउट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगी, विदाउट नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के साथ होगी। और अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिज़ाइन कर देता है या तो रिमूव हो जाता है तो उसे रिप्लेस कर दो विदिन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी। अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिज़ाइन या रिमूव हो जाता है तो उसे क्या कर दो, रिप्लेस कर दो विदिन 3 मंथ्स ऑफ वैकेंसी। और आईएफएससी पे आपको क्या करना है, इनकॉर्पोरेशन के विदिन 30 डेज में आपको फर्स्ट बोर्ड मीटिंग करनी है, और हर हाफ ईयर में करनी है एक बोर्ड मीटिंग, एटलीस्ट 1 बोर्ड मीटिंग इन ईच हाफ कैलेंडर ईयर में। और हाई वैल्यू डेट पे 1000 लिस्टेड एंटिटीज जो है उन्हें डायरेक्टर और ऑफिसर का इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, क्वांटम ऑफ रिस्क। और कोड ऑफ कंडक्ट कंपनी बनाएंगी, क्या कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगी, तो कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे, सारे डायरेक्टर को फॉलो करना पड़ेगा, बोलेंगे कि भैया, और उनसे डिक्लेरेशन ले लो कि भैया आप कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कर रहे हो। ऑल द बोर्ड क्या करे, बोर्ड क्या करेगा, कोड ऑफ कंडक्ट ले डाउन करेगा बोर्ड मेंबर में और सीनियर मैनेजमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटी, और जो सारे बोर्ड मेंबर होंगे और सीनियर मैनेजमेंट कर अफर्म करेंगे, मतलब कंफर्म करेंगे कि कंप्लायंस कर रहे हैं। सारे बोर्ड और सीनियर मेंबर कंफर्म करेंगे कि वो कंप्लाई कर रहे हैं क्या, एनुअल बेसिस पे। ठीक है,
फिर जो एनुअल रिपोर्ट में होगा, जो एनुअल रिपोर्ट कंपनी होगी उसमें डिक्लेरेशन होगी, डिक्लेरेशन एंड साइन बाय सीईओ। जो एनुअल रिपोर्ट होगी वो साइन बाय सीईओ होगी। जो एनुअल रिपोर्ट होगी कंपनी की कंटेन करेगी डिक्लेरेशन टू दैट इफेक्ट साइन बाय सीईओ, ठीक है। और जो कोड ऑफ कंडक्ट होंगे वो कहाँ पे होंगे, आपकी वेबसाइट पे पोस्ट होंगे। कोड ऑफ कंडक्ट कहाँ पे होंगे, आपकी वेबसाइट पे पोस्ट होंगे। और जो कोड ऑफ कंडक्ट वो इनकॉर्पोरेट सुइटेबली इनकॉर्पोरेट कर लिए हैं अपने ड्यूटीज़ में, कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने, इनकॉर्पोरेट ड्यूटीज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लेज डाउन कंपनीज एक्ट। और ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा इफ सच कोड ऑफ कंडक्ट ऑब्टेन कॉपी ऑफ सेम एंड वेरीफाई all board plus member senior management have given a confirmation plus its posted website। कोड ऑफ कंडक्ट में एक बार फिर से बता देता हूँ। कोड ऑफ कंडक्ट क्या करेंगे, ले डाउन करेंगे बोर्ड, और फॉर किस लिए, बोर्ड क्या करेंगे, ले डाउन करेंगे कोड ऑफ कंडक्ट किस लिए, बोर्ड और मेंबर्स के लिए ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। जो सारे बोर्ड मेंबर होंगे क्या, और सीनियर जो बोर्ड मेंबर होंगे सीनियर होंगे वो कंफर्म करेंगे, कंप्लाइज करें कोड ऑफ कंडक्ट का। जो एनुअल रिपोर्ट होगी और उसमें सिग्नेचर होंगे किसके, डिक्लेरेशन होंगे कि भैया साइन करेगा सीईओ। एनुअल रिपोर्ट ऑफ कंपनी शेल कंटेन डिक्लेरेशन टू दिस इफेक्ट साइन बाय सीईओ। जो डिक्लेरेशन होगी और इस पर साइन करेगा कौन, सीईओ। कोड ऑफ कंडक्ट वेबसाइट पे होंगे आपके, और कोड कंडक्ट सुइटेबली इनकॉर्पोरेट कर देंगे ड्यूटीज़ ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में, जैसे कंपनीज एक्ट में लेट डाउन है। और ऑडिटर को अगर चेक करना है कोड ऑफ कंडक्ट तो ऑब्टेन कर लेगा कॉपी और वेरीफाई कर लेगा बोर्ड मेंबर से और सीनियर मैनेजमेंट से कंफर्मेशन, और पोस्ट कर देगा वेबसाइट में, देखेगा पोस्टेड है कि नहीं है। अब आते हैं विजल मैकेनिज्म ब्लोअर। इसमें क्या होता है कि भैया जो बोर्ड है वो क्या करेगा, इस्टेब्लिश करेगा विजल मैकेनिज्म कि एम्प्लॉयज़ को, ताकि रिपोर्ट करे जेन्युइन कंसर्न रिपोर्ट करे डायरेक्टर को और एम्प्लॉयज़, फॉर डायरेक्टर एंड एम्प्लॉयज़ टू रिपोर्ट जेन्युइन कंसर्न। और वो प्रोवाइड करेंगे एडिकेट सेफगार्ड्स फॉर फ्रॉम विक्टिमाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ अगेंस्ट द विक्टिमाइजेशन ऑफ डायरेक्टर एंड एम्प्लॉय, एंड प्रोवाइड करेंगे डायरेक्ट एक्सेस टू चेयरपर्सन इन ऑडिट कमिटी एक्सेप्शनल केसेस, ठीक है। और ऑडिटर डिटेल आपको क्या करनी पड़ेगी, डिस्क्लोज करनी पड़ेगी अपनी वेबसाइट में, डिस्क्लोज करनी पड़ेगी क्या, वेबसाइट पे, ठीक है। एक और बात फिर से बोल दो, एक इसमें ये विजल मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करेगा कौन, बोर्ड, किसके लिए, फॉर डायरेक्टर और एम्प्लॉयज़ के लिए, फॉर रेज जेन्युइन कंसर्न, रिपोर्ट जेन्युइन कंसर्न। और फिर क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा एडिकेट सेफगार्ड अगेंस्ट द विक्टिमाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड डायरेक्टर, प्रोवाइड करेगा डायरेक्ट एक्सेस टू चेयरपर्सन ऑफ ऑडिट कमेटी, डायरेक्ट एक्सेस देगा चेयरपर्सन ऑफ ऑडिट कमेटी इन एक्सेप्शनल केसेस में। और ये आपको क्या करनी है, आपको वेबसाइट पे डालना है। मटेरियल सब्सिडरी कौन सी होती है, मटेरियल सब्सिडरी कौन सी होती है, मटेरियल सब्सिडरी वो होती है जिसका नेट वर्थ और इनकम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 10% से ज़्यादा है, मोर देन 10%। मटेरियल सब्सिडी इनकम और नेटवर्थ मोर देन 10% ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड इनकम और नेटवर्थ ऑफ लिस्टेड एंटिटी एंड इट्स सब्सिडी, सबको मिला के कंसोलिडेटेड लिस्टेड एंटिटी सब्सिडी। और वहाँ पे क्या होगा, एक एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, कहाँ, अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडी में, फ्रॉम द लिस्टेड ऑफ होल्डिंग कंपनी, वही है बोर्ड होगा लिस्टेड एंटिटी का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अनलिस्टेड सब्सिडी कंपनी में। और मटेरियल सब्सिडी देखिए भी इनकम आपकी क्या है, तो इनकम आपकी क्या है, नेटवर्थ 20% से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ज़्यादा है। ऑडिट कमेटी क्या करेगी, रिव्यू करेगी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट कमेटी रिव्यू करेगी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और प्लेस कर देगी, रिव्यू करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन पर्टिकुलर जो इन्वेस्टमेंट करिए बाय लिस्टेड एंटिटीज अनलिस्टेड सब्सिडीज ने, विदाउट रेफरेंस ऑफ मटेरियलिटी। जो मिनट होंगे बोर्ड मीटिंग के उसमें इंक्लूड होंगे मिनट ऑफ अनलिस्टेड बोर्ड मीटिंग्स, मिनट ऑफ बोर्ड मीटिंग अनलिस्टेड सब्सिडी लेज डाउन बिफोर लिस्टेड एंटिटी। जो मिनट होंगे बोर्ड मीटिंग के उसे लेट डाउन किया जाएगा बिफोर द बोर्ड मीटिंग। मिनट ऑफ बोर्ड मीटिंग ऑफ अनलिस्टेड सब्सिडी, जो अनलिस्टेड सब्सिडी के
बोर्ड मीटिंग होगी, उसके मिनट्स होंगे, उसको किसके सामने रखा जाएगा? बोर्ड, बिफोर द बोर्ड मीटिंग ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। और जो मैनेजमेंट है अनलिस्टेड का, जो मैनेजमेंट है अनलिस्टेड सब्सिडी का, वो नोटिस में लेके आएगा लिस्टेड एंटिटीज़ के कि भैया उसने सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट करी है, उसमें सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट करिए। सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है 10% ऑफ टोटल रेवेन्यू एक्सपेंस एसेट्स लायबिलिटीज अनलिस्टेड ऑफ अनलिस्टेड सब्सिडरी इन इमीडिएट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, फिर अब हम आते हैं लिस्टेड एंटिटीज़ को क्या करना पड़ेगा? डिस्पोज करने पड़ेंगे, करने नहीं पड़ेंगे, कर नहीं सकता। लिस्टेड एंटिटीज़ क्या है? वो डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता अपने शेयर्स मोर देन 50%, नहीं 50% नहीं, इक्वल टू 50%, मोर देन 50% और इक्वल टू, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। अगर उसको करना है तो विदाउट पासिंग एसआर नहीं कर सकता, बट वहाँ भी एसआर की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया है और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हो गया अंडर सेक्शन 31 ऑफ IBC, सच इवेंट डिस्क्लोज कर देगा। और ये इवेंट क्या कर देगा? डिस्क्लोज कर देगा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज विद इन 1 days ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अप्रूवल। ठीक, और सेल ऑफ कर दी उसने, डिस्पोज ऑफ कर दी मटेरियल सब्सिडी, जो सेल ऑफ कर दी, डिस्पोज ऑफ कर दी 20% ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ मटेरियल सब्सिडरी की, तो एसआर चाहिए। और इन सारे केस में एसआर नहीं चाहिए, जैसे ऊपर ऊपर था अगर ट्राइब्यूनल कर दिया। जो पॉलिसीज़ है वो वेबसाइट पे आपकी होंगी। एक और बार बोल दें इसको, मटेरियल सब्सिडी 10% और नेटवर्थ से ज़्यादा होती है, 20% वाली भी होती है। और जो भी एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा अपॉइंट सब्सिडरी ऑफ अनलिस्टेड में, कहाँ से? होल्डिंग ऑफ इंडिपेंडेंट होल्डिंग कंपनी का। ठीक है, और ऑडिट कमेटी क्या करेगी? रिव्यू करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी, अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी विदाउट रेफरेंस बताइए मटेरियल है या नहीं है। बोर्ड मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग किसके सामने प्लेस्ड होंगे? बोर्ड मीटिंग ऑफ होल्डिंग कंपनी बिफोर द लिस्टेड एंटिटीज। मिनट ऑफ बोर्ड मीटिंग अनलिस्टेड सब्सिडरी के लेस डाउन बिफोर द। और जो मैनेजमेंट है अनलिस्टेड सब्सिडरी का, वो नोटिस में लेके आएगा सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन जो अकर्ड हुई है, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट जो अकर्ड हुई है। सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन का मतलब 10% ऑफ नेट वर्थ और टोटल रेवेन्यू एक्सपेंस और एसेट्स लायबिलिटीज। और वो डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता 50%, नॉट लेस देन 50% और इक्वल टू, नॉट मोर देन 50% और इक्वल टू शेयर होल्डिंग। और लॉस ऑफ कंट्रोल नहीं हो सकता उसका, जब तक नहीं करेगा एसआर पास करना पड़ेगा और ट्राइब्यूनल की कंडीशन है। तो यहाँ पे ये पॉइंट खत्म होता है। सेक्रेटेरियल ऑडिट पे आते हैं। सेक्रेटेरियल ऑडिट सभी को करवाना है और वो लिस्टेड एंटिटीज़ का होगा, सीएन प्रैक्टिस करेगा, आपको सबमिट करना है विदिन 60 days में, है ना। और इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर, हमें क्या करनी है? शेयर होल्डर को इन्फॉर्मेशन देनी है। कैसे देनी है? और सेंड करेंगे एनुअल रिपोर्ट, जिसके पास रजिस्टर्ड मेल है हार्ड कॉपी में, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में करनी है। सॉफ्ट कॉपी में किसको करनी है? जिसके पास रजिस्टर्ड मेल है या कंपनी के पास है या तो डिपॉजिटरी के पास है, और जिसके पास नहीं है उसको हार्ड कॉपी में करनी है। और अगर कोई रिव्यू मांगता है तो हम उसको हार्ड कॉपी में कर देंगे। सॉफ्ट कॉपी रजिस्टर्ड मेल एंटिटी, हार्ड कॉपी में तो रजिस्टर्ड नहीं है, हार्ड कॉपी जिसने रिक्वेस्ट करा है। और एनुअल रिपोर्ट और सेंड करोगे आप एनुअल रिपोर्ट बिफोर द AGM 21, नॉट लेस देन 21 days बिफोर द AGM। आप एनुअल रिपोर्ट सेंड करोगे भैया AGM के लिए 21 के लिए डेज तो होनी चाहिए, नॉट लेस देन 21 के डेज। और जब कोई अपॉइंट होगा और रीअपॉइंट होगा क्या डायरेक्टर, तो आपको ब्रीफ रिज्यूमे देना है किसका? डायरेक्टर का। उसका रिलेशनशिप क्या है कंपनी के साथ, डायरेक्टर के साथ, और उसने कोई कितनी होल्डिंग कर रखी है, उसने लास्ट थ्री ईयर में कितनी डायरेक्टरशिप रिज़ाइन करा है, रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्टर एंड इंटर से, एक्सपर्टीज़ कहाँ है, एक्सपर्टीज़, नेचर ऑफ हिज एक्सपर्टीज़ एंड स्पेसिफिक फंक्शन एरिया। ठीक है, नेम ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, उस लिस्टेड एंटिटीज़ के नाम जिसमें वो होल्ड करता है डायरेक्टरशिप और मेंबरशिप कमेटी का अलॉन्ग विद बोर्ड। ठीक है, ऑडिट और
ये भी उस लिस्टेड एंटिटीज़ के नाम देंगे जो लास्ट 3 ईयर्स में वो उसने रिज़ाइन करी है। शेयर होल्डिंग ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो बंदे ने कितने शेयर होल्ड कर रखे इन द लिस्टेड एंटिटी इंक्लूडिंग द बेनिफिशियल ऑर्डर। और इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ स्किल और कैपेबिलिटीज जो चाहिए रोल और मैनर में वो आपको मीट करता है रिक्वायरमेंट। फिर आता है ट्रांसफ़र और ट्रांसफॉर्मेशन सिक्योरिटीज़। बोर्ड के पास पावर की वो भैया ये बोर्ड के पास पावर की वो अपनी पावर डेलीगेट कर सकता है। बोर्ड ऑफ लिस्टेड यूनिट डेलीगेट पावर ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी किसको देखा सबसे पहले हम अंदर ही देखते हैं। हम देखेंगे सबसे पहले कौन होता है, कमेटी होती है, कमेटीज़ को देखा, कमेटीज़ नहीं लेगा तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को देखा, कंप्लायंस ऑफिसर भी नहीं लेता तो रजिस्ट्रार को देंगे, रजिस्ट्रार भी नहीं लेता तो हम शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास चले जाएंगे। ऑडिटर वेरीफाई करेगा कि भैया जो रिकॉर्ड मेंटेन करे वो सर्टेन कर लिए नहीं कर रही है। अब मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें आती है, पहले हम देखेंगे इंडस्ट्री में क्या एनालिसिस करेंगे, इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर और ग्रो, क्या है स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ओके तो ये मैनेजमेंट का डिस्कशन एनालिसिस में क्या होगा, पहले हम देखेंगे इंडस्ट्री में स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कितना है। इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट देखेंगे, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स देखेंगे, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी देख ली। फिर हम सेगमेंट परफॉर्मेंस देखेंगे, सेगमेंट वाइज और प्रोडक्ट वाइज, सेगमेंट वाइज और प्रोडक्ट वाइज, ये सेगमेंट और प्रोडक्ट वाइज परफॉर्मेंस देखेंगे। फिर एक और चीज़ हमें देखनी है, क्या देखना है, आउटलुक, फ्यूचर में कैसा हो सकता है। फिर जो फ्यूचर में देख लेंगे रिस्क और कंसर्न क्या है, रिस्क है तो कंट्रोल है, कंट्रोल देखेंगे, इंटरनल कंट्रोल एंड सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड देयर एडिकेसीज एंड उसकी एडिकेसीज देख ली। फिर उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद हम देखेंगे कोई हमने कितने मटेरियल डेवलपमेंट करे ह्यूमन रिसोर्स में, कितने को एम्प्लॉयड करा है हमने, इंक्लूडिंग नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, ठीक है, मटेरियल डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स। फिर हमको देखेंगे कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, सिग्निफिकेंट चीज़ किस में, रेशियोज़ में, फाइनेंशियल रेशियोज़ में, डिटेल्स सिग्निफिकेंट चेंजेस इन फाइनेंशियल रेशियोज एज कम्पेयर टू इमीडिएट फाइनेंशियल ईयर की रेशियोज along with explanation, along with क्या डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देयर ऑफ, ठीक है। फिर डाटा टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डाटा स्टॉक इन्वेंट्री एक ही होती है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट, डेट इक्विटी रेशियो, और तुम्हारा क्या है हो गया करंट रेशियो, ठीक है। फिर रेशियो देखने के बाद आप क्या करो, आप देखो कोई चेंज तो नहीं आया रिटर्न और नेटवर्थ में एज कम्पेयर टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। और ऑडिटर को जस्ट रिक्वायर टू चेक द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, इंडस्ट्री में हम क्या करेंगे, इंडस्ट्री में हम वो देखेंगे स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट देखेंगे, फिर हम प्रोडक्ट वाइज और सेगमेंट वाइज देखेंगे डेवलपमेंट, अपॉर्चुनिटी और थ्रेड्स देखेंगे, अपॉर्चुनिटी थ्रेड्स के बाद आउटलुक देखेंगे, आउटलुक के बाद उसका रिस्क एंड कंसर्न, रिस्क है तो इंटरनल कंट्रोल एंड देयर एडिकेसी, एंड एडिकेसी है तो हम देखेंगे कोई सिग्निफिकेंट चेंज तो नहीं, सिग्निफिकेंट चेंज मतलब कि 25% से ज़्यादा से चेंज आया इन फाइनेंशियल रेशियो। फाइनेंशियल रेशियो में क्या आता है, डेट इक्विटी रेशियो, डाटा टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और तुम्हारा करंट रेशियो हो गया, तुम्हारा हो गया नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इन सब में कोई सिग्निफिकेंट चेंज है। जब हमने ये सारी चीज़ें देख ली तो हमें एक और चीज़ देखनी पड़ेगी, क्या देखनी पड़ेगी, वो देखना है तुम्हें तुम्हारा कोई चेंज तो नहीं हुआ नेटवर्थ और इनकम में लास्ट प्रीवियस ईयर से। डिटेल्स देखेंगे कोई चेंज इन द नेटवर्थ एज कम्पेयर टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर, और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन उसका, और फाइनेंशियल ईयर हम देखेंगे, ठीक है। अब डिस्क्लोजर इवेंट और इन्फॉर्मेशन, डिस्क्लोजर इवेंट और इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, सारी लिस्टेड एंटिटीज़ को क्या करना पड़ेगा, मटेरियल इवेंट अपनी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, और बोर्ड ऑथराइज कर देगा एक की एमपी और एक वन और मोर के एमपी को डिटरमाइन करेगा कि भैया मटेरियलिटी क्या है, और कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा उनकी डिटेल के साथ। और सच डिस्क्लोजर कहाँ पे होगी, आपकी वेबसाइट पे होगी, मिनिमम 5 साल तो होनी ही चाहिए फॉर आर्काइवल पर्पस, ठीक है, एज डिस्क्लोज ऑन वेबसाइट, ठीक है। अब रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर आपको करना है, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना। तो क्या करना है, आपको सबमिट करना है कंप्लायंस रिपोर्ट, किसको ऑन किस पे, कंप्लायंस रिपोर्ट किस चीज़ पे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे विद इन 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर, ठीक है।
फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आरटीपी में 22 और एमटीपी में 22 में दोनों में आया हुआ है। तो आपको क्या करना है, सबमिट करना है क्वार्टरली रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस विद इन 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। फिर ठीक है, जो रिपोर्ट होगी साइन होगी कौन करेगा, सीईओ करेगा या सीएफओ करेगा। ठीक है, जो पॉलिसीज होगी डिस्क्लोज करोगे आप वेबसाइट पे और वेब लिंक प्रोवाइडेड इन एनुअल रिपोर्ट। अब जो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर है वो सबमिट कर देना है, जो ऐसे स्टॉक एक्सचेंज ने जिस फॉर्मेट में बोला है बोर्ड करेगा और पब्लिश कर दो वेबसाइट पे। क्या करना है, सबमिट करना है ये डिस्क्लोजर स्टॉक एक्सचेंज को उस फॉर्मेट में जैसे बोर्ड ने बोला है, और कौन करेगा, बोर्ड करेगा ऑन वेबसाइट पे। और एवरी 6 महीने में, हर 6 महीने में क्या करना है, 6 महीने में 15 दिन में जो पब्लिश कर दो आप CFS और FS हाफ ईयर रिजल्ट। ठीक है, जो हाई वैल्यू डेट एंटिटी डिस्क्लोजर हाफ ईयरली करेंगे। ठीक है, और जो फॉर्मुलेट कर देंगे पॉलिसी, जो लिस्टेड एंटिटी क्या करेगी, फॉर्मुलेट करेगी पॉलिसी किस चीज़, मटेरियलिटी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए। ठीक है, वो ओमनीबस अप्रूवल भी ले सकते हैं। उसके बाद देखते हैं अगर मटेरियलिटी कौन कौन सी है, वो एक स्पेसिफाई कर देगा सर्टेन कंडीशन की ये मटेरियलिटी है, और 1000 करोड़ और 10% ऑफ एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर का अगर सिंगली आपको क्या करना, रिव्यू करना पॉलिसीज़ को एटलीस्ट वंस इन ईयर, और वो रिलेटेड पार्टी कंसीडर करेगा मटेरियल ट्रांजैक्शन। वो मटेरियल ट्रांजैक्शन तब कंसीडर करेगा अगर इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट उसको लगेगी एक फाइनेंशियल ईयर में 1000 करोड़ और 10% ऑफ CFS एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें से जो लोअर है तो ये मटेरियल है। ठीक है, और ऑडिट कमेटी को ओमनीबस अप्रूवल भी मिल सकती है। ऑडिट कमेटी में ग्रांट ओमनीबस अप्रूवल फॉर प्रपोज एंड सब्जेक्ट, और मटेरियल मॉडिफिकेशन रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन ऑडिट कमेटी और लिस्टेड एंटिटी। अगर आपको कोई क्या करना है, अगर आपको कोई सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन करनी है तो आपको लिस्टेड एंटिटी से ही करनी पड़ेगी। ठीक है, लिस्टेड एंटिटी नॉन कन्वर्टिबल डिस्क्लोजर ट्रांजैक्शन और सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। एट द बिगनिंग कितनी थी, नंबर ऑफ कंप्लेंट एट द बिगनिंग, फिर रिजॉल्व कितनी कर दी और पेंडिंग कितनी बची है, डिस्पोज ड्यूरिंग द ईयर एंड नंबर ऑफ पेंडिंग, और डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अगर आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप फॉलो नहीं कर दो तो आप उसको डिस्क्लोज कर दो और उसका रीज़न दे दो भैया कि आपको क्यों लगता है ट्रू एंड फेयर व्यू है, और डिस्क्लोज कर दो मैनेजमेंट की वाई इट बिलीव कि भैया ट्रू एंड फेयर व्यू। स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन एंड वेरिएशन, ये आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन और वेरिएशन क्या है, अगर आप कोई पब्लिश लिस्टेड एंटिटी क्या करना है, लिस्टेड एंटिटी को सबमिट करना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को, क्या होना, क्वार्टरली बेसिस पे पब्लिक इशू, राइट इशू, प्रेफरेंशियल इशू एक्सेट्रा। ठीक है, जो भी सारी लिस्टेड एंटिटी है उनको क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज ये सारी फॉलोइंग स्टेटमेंट क्वार्टरली बेसिस पे फॉर पब्लिक इशू, राइट इशू और प्रेफरेंशियल इशू। अगर आपको प्रेफरेंशियल इशू चाहिए, राइट इशू चाहिए, पब्लिक इशू चाहिए, तो आपको क्वार्टरली स्टेटमेंट ये सारी क्या करनी पड़ेगी, सबमिट करनी पड़ेगी। इंडिकेट करोगे भैया डेविएशन, यूज़ ऑफ प्रोसीड, जो आपने प्रोसीड लिया था उसका कितना डेविएशन कर दिया, कितने डेविएट कर दिया आपने, और इंडिकेट करो कैटेगरी वाइज वेरिएशन। पहले तो आप बताओ कि भैया कितना डेविएशन कर दिया, इंडिकेट करो डेविएशन ऑफ यूज़ ऑफ फंड, और कैटेगरी वाइज क्या करो, कैटेगरी वाइज डेविएशन करो बिटवीन प्रोजेक्टेड यूटिलाइजेशन, कितना आप यूटिलाइज करने वाले हो, फंड्स मेड इन ऑफर डॉक्यूमेंट जो आपने बोला था, और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू द नोटिस फॉर जनरल मीटिंग, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दो जनरल नोटिस का, और एक्चुअल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड बता दो। अब कैटेगरी वाइज वेरिएशन मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कितना किया, सेल्स पे कितना किया, मार्केटिंग में कितना है, वर्किंग कैपिटल में कितना है, और उसको बिटवीन प्रोजेक्ट यूटिलाइजेशन जो फंड आप क्या करोगे, अब आपने ऑफर डॉक्यूमेंट से लिया था, फंड्स मेड इन ऑफर डॉक्यूमेंट, और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दे दो ऑफ नोटिस का टू द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। द स्टेटमेंट शेल कंटिन्यू टू गिव टिल प्रोसीड फुल्ली यूटिलाइज और पर्पज टू बी अचीव। जो स्टेटमेंट है कंटिन्यूड होगी,
हाँ, ये स्टेटमेंट आपको तब तक फाइल करनी है जब तक आप कर लो फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर लो फंड्स का। अगर आपने रेस करें कैसे, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से रेस करें, अगर आपने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से शेयर्स रेस करें और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट से रेस करें तो लिस्टेड एंटिटीज को हर साल डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि भैया ये यूटिलाइजेशन ऑफ फंड कहाँ कर रहा है, और ईच एनुअल रिपोर्ट में अनटिल जब तक उसको करना पड़ेगा जब तक वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो जाता। फिर से एक बार बता देता, अगर आपने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से लिए और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट से लिए तो लिस्टेड एंटिटी को क्या करना पड़ेगा, उसको हर साल बताना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि उसने फंड यूटिलाइज करे, और जब तक उसको बताना पड़ेगा जब तक उसका यूटिलाइजेशन खत्म नहीं हो गया। और ऑडिट कमेटी की हम मैंडेटरी रिव्यू करेगी क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन, और अगर कोई मॉनिटरी एजेंसी है तो उसकी रिपोर्ट भी, और एनुअल स्टेटमेंट ऑफ फंड यूटिलाइज अदर देन द विच वाज, जो आपने ऑफर डॉक्यूमेंट में बोला था, यूटिलाइज फॉर द पर्पस अदर देन द स्टेटेड इन ऑफर डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस इन नोटिस 37। अब कंप्लायंस सर्टिफिकेट सीईओ सीएफओ सर्टिफाई करेंगे, बोर्ड क्या कर रहा है, वो कंप्लाई कर रहा है, उसने रिव्यू कर ली फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीएफएस जो उसकी बेस्ट ऑफ नॉलेज में थी, और कोई कंटेन नहीं करा मटेरियल अनट्रू स्टेटमेंट जो मिसलीडिंग हो, ये सारी प्रेजेंट करती हैं ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ लिस्टेड एंटिटी, कंप्लायंस कर रहे हैं सारे एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, और कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है जो फ्रॉडलेंट हो, इलीगल और वायलेटिव हो, और जो एडुकेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल है, और कोई डेफिशिएंसीज जो भी आई थी वो हमने क्या कर ली है, उसको इफेक्टिवली रेक्टिफाई कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है चैप्टर दैट्स एंड। पूरे 1 घंटे लग गए फिर भी, तो पहले से बेटर से रिवाइज हो गया। ओके, मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट क्लास में।